कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रोफेशनल किलर किल बॉक्सून दिखाई जाती है जो एक किलिंग कंपनी एमके में काम करती है, जिसे आज एक माफिया याकुजो शिनिचिरो को मारने का प्रोग्राम यानी कि मिशन दिया गया होता है। बॉक्सून शिनिचिरो को बेहोश करके एक सुनसान जगह पर लेकर आती है, लेकिन जब शिनिचिरो को होश आता है तो वो बॉक्सून से पूछता है कि तुमने बेहोशी की हालत में मुझे क्यों नहीं मार दिया। जिस पर बॉक्सून उसे बताती है कि एक दिन मैं और मेरी बेटी जे योंग टीवी पर एक न्यूज देख रहे थे कि कोरिया के एक बड़े अमीर आदमी ने घूस देकर अपने बेटे का एडमिशन एक स्कूल में करवाया था, जिसकी वजह से एक मेहनती स्टूडेंट की सीट मारी गई। ये न्यूज सुनकर मेरी बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके हिसाब से सबको लड़ने का बराबरी का मौका मिलना चाहिए था, इसलिए मैं भी तुम्हें लड़ने का मौका देना चाहती हूँ। बॉक्सून उसे एक तलवार देकर खुद एक कुल्हाड़ी ले लेती है और तभी वो दोनों लड़ने लगते हैं। पर शिनिचिरो एक समुराई योद्धा है, जिसकी वजह से वो बॉक्सून पर भारी पड़ने लगता है। बॉक्सून समझ जाती है कि अगर वो इस कुल्हाड़ी से लड़ती रही तो मारी जाएगी। वो उससे हथियार बदलने को कहती है। शिनिचिरो को लगता है कि शायद बॉक्सून कोई तलवार लेकर आएगी, लेकिन तभी बॉक्सून एक बंदूक से उसे गोली मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी सिगरेट पीने लगी है। उसे याद आता है कि जब बचपन में एक बार उसने सिगरेट पी थी तो उसके डैड ने उसे बहुत मारा था। वो अपनी बेटी को चढ़ाते हुए बोलती है कि कल से मेरे साथ पीना, जिस पर उसकी बेटी आगे से सिगरेट पीने के लिए मना कर देती है। बॉक्सून की बेटी को उसके प्रोफेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। जिसके बाद अगले दिन सुबह होते ही बॉक्सून अपनी बेटी जे योंग के स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती है, जहां बाकी बच्चों की मॉम्स उससे पूछती है कि पिछले महीने तुम कहाँ घूमने गई थी। जिस पर बॉक्सून उन्हें बताती है कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गई थी, जबकि वो किसी को मारने अपने एक मिशन पर गई थी। असल में किसी को भी बॉक्सून के बारे में नहीं पता कि वो एक प्रोफेशनल किलर है। बॉक्सून ने सबको और अपनी बेटी को सिर्फ ये बता रखा है कि वो एक इवेंट प्लानिंग कंपनी में काम करती है। मीटिंग खत्म होते ही बॉक्सून एक पब में अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलती है। वो सब भी बॉक्सून की तरह ही किसी न किसी किलिंग कंपनी में काम करते हैं। ये बात है कुछ साल पहले की, जब एमके कंपनी ने कुछ रूल्स बनाए थे। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें एमके कंपनी का बॉस मिनक्यू 3 रूल्स बनाता है। रूल नंबर 1, कंपनी का कोई भी किलर कभी भी किसी बच्चे को नहीं मारेगा। रूल नंबर 2, कंपनी के सारे किलर कंपनी के ही प्रोग्राम यानी मिशन करेंगे। और रूल नंबर 3, किलर्स को कंपनी से दिया हर प्रोग्राम करना ही होगा। एमके कंपनी ने ये रूल्स इसीलिए बनाए थे ताकि कंपनी से बाहर कोई भी आदमी कंपनी से टक्कर ना ले सके। तभी वहाँ पर एक आदमी अपना हाथ उठाकर कहता है कि क्या मस्त रूल्स बनाए हैं, जिस पर उसकी कंपनी वाले उसका हाथ काटकर उसे कंपनी से निकाल देते हैं। असल में इन रूल्स से सभी कंपनीज को बहुत लॉस होता है, क्योंकि बच्चों को मारने के लिए लोग काफी पैसे देते हैं। क्योंकि अब किलिंग कंपनीज में एमके सबसे बड़ी कंपनी थी, इसलिए बाकी सभी कंपनीज को उनके ये रूल्स मानने ही पड़ते हैं, जिसकी वजह से काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं। बॉक्सून के दोस्त भी उन्हीं बेरोजगारों में से एक हैं, पर वो सभी बॉक्सून की तरह ही एमके कंपनी में काम कर बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ये सभी बॉक्सून को अपना आइडियल किलिंग स्टार मानते हैं और उसी की तरह बनना भी चाहते हैं। पर बॉक्सून उनसे कहती है कि तुम सब मेरी तरह कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैं तुमसे कई गुना बेहतर हूँ। जिस पर वहाँ बैठा बॉक्सून का एक दोस्त हान गुस्सा हो जाता है और उसे लड़ने लगता है। बॉक्सून उससे कहती है कि अगर तुम इतने ही काबिल हो तो खून से सना चाकू मुझे भेज दो, जिसका मतलब होता है कि वो दोनों तब तक लड़ाई करेंगे जब तक उनमें से कोई मर नहीं जाता। बॉक्सून ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। बाहर उसकी गाड़ी से कुछ आदमी छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। बॉक्सून उन्हें बहुत बुरे शब्दों में वहाँ से जाने के लिए कहती है, जो उन आदमियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो उससे लड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से आकर हान उन सभी आदमियों को हरा देता है, जो बॉक्सून को बहुत पसंद आता है। अगली सुबह बॉक्सून अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर खुद अपनी कंपनी के लिए निकल जाती है। वहीं एमके कंपनी में हमें योंग जी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसकी एमके कंपनी में एक प्रोफेशनल किलर बनने की ट्रेनिंग चल रही होती है। तभी वहाँ पर बॉक्सून आ जाती है। बॉक्सून एमके और बाकी सभी कंपनीज में बहुत ज्यादा फेमस होती है। एमके कंपनी में सभी किलर्स उसके जैसा ही बनना चाहते हैं। सभी लोग बॉक्सून को देखकर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी चामन, जो एमके कंपनी के बॉस मिनक्यू की बहन है और इस कंपनी की डायरेक्टर है, वो बॉक्सून को युंगजी के बारे में बताती है। वो बोलती है कि ये यहाँ की टॉपर है और ये मुझे बिल्कुल आपकी तरह लगती है। जिस पर बॉक्सून उसे कहती है कि कोई भी मेरी तरह नहीं हो सकता। शामिन बॉक्सून को दिखाने के लिए वहाँ मौजूद सभी किलर्स और ट्रेनीज को युंगजू से लड़ने के लिए बुलाती है, पर कोई भी उससे लड़ने नहीं आता है, जिसे देखकर बॉक्सून वहाँ से जाने लगती है। पर तभी शामिन बॉक्सून को युंगजू से लड़ने के लिए उकसाती है। बॉक्सून और युंगजी दोनों लड़ने के लिए मान जाती हैं।
बॉक्सून युंगजी को बच्चे की तरह हराने लगती है। वो दिखा देती है कि वो सीनियर है और सीनियर ही रहेगी। जिसके बाद बॉक्सून एमके कंपनी के बॉस मिनक्यू से मिलने चली जाती है। वो उसे एक प्रोग्राम करने के लिए कहता है, जिस पर वो उसे कहती है कि वो अभी तो एक प्रोग्राम करके आई है और इतनी जल्दी दूसरा प्रोग्राम क्यों। मिनक्यू उसे बोलता है कि ये एक रैंक मिशन है जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और अब जल्द ही बॉक्सून का एमके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था। मिनक्यू उसे एमके कंपनी में अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू करने के लिए कहता है, जो बस कुछ ही टाइम में एक्सपायर होने वाला है। जिस पर बॉक्सून उसे कहती है कि वो सोचकर बताएगी कि अब उसे ये काम करना है या फिर नहीं। मिनक्यू बॉक्सून को खाने के लिए ले जाता है, जहाँ बॉक्सून खाना खाते खाते उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है कि उसकी बेटी अब उससे दूरियां बनाने लगी है। वो पहले तो मुझे सारी बात बताया करती थी, लेकिन अब तो मेरे और उसके बीच में उसने एक दीवार सी खड़ी कर दी है। बातों ही बातों में बॉक्सून अपने प्रोग्राम के बारे में देखने लगती है, जो एक बच्चा होता है, पर मिनक्यू उसे बताता है कि ये कोई बच्चा नहीं है, ये एक लेवल प्रोग्राम है, इसीलिए इसकी मौत एक खुदकुशी लगनी चाहिए। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी बॉक्सून को उसकी बेटी जे युंग के स्कूल से फोन आता है कि उसकी बेटी ने किसी लड़के के गर्दन में कैंची घुसा दी है। ये बात जानकर मिनक्यू उसे कहता है कि बेटी बिल्कुल माँ पर गई है, जिसे सुनते ही बॉक्सून उसे कहती है कि आइंदा ऐसा मत कहना, वरना कुछ कहने लायक नहीं रहोगे। बॉक्सून फौरन अपनी बेटी के स्कूल में जाती है, जहाँ पहुंचकर प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि जेयुंग ने जिस लड़के को कैंची से मारा था वो अब ठीक है, लेकिन जेयुंग ने ऐसा क्यों किया उसने ये अभी तक हमें नहीं बताया। इस हादसे की इकलौती विटनेस सोरा भी हमें कुछ नहीं बता रही है, जबकि उस लड़के की माँ जेयुंग को जेल भेजने के लिए कह रही है। लेकिन बॉक्सून उससे माफी मांगते हुए कहती है कि बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। जिस पर प्रिंसिपल बॉक्सून से कहते हैं कि अगर एक हफ्ते में जेयुंग ने हमें नहीं बताया कि उसने ऐसा क्यों किया था तो हम उसे स्कूल से निकाल देंगे। उधर घर जाते हुए बॉक्सून जेयुंग से गुस्से में पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इससे वो लड़का मर भी सकता था। जिस पर जेयुंग उसे कुछ नहीं बताती है और कहती है कि मैं उस लड़के को मारना ही चाहती थी। बॉक्सून ये सुनकर डर जाती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी में अपने ही परछाई दिखाई दे रही थी और वो कभी भी उसे गलत रास्ते पर नहीं चलने देगी। वहीं दूसरी ओर एमके कंपनी का बॉस मिनक्यू सभी कंपनीज के साथ मीटिंग करता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि मार्केट में कुछ लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, पर वो किसी भी कंपनी से नहीं जुड़े हैं। मिनक्यू सभी कंपनीज के लीडर से कहता है कि अगर मुझे पता चला कि ये अननोन प्रोग्राम कोई कंपनी के अंदर का आदमी कर रहा है तो मैं उसे खुद सजा दूंगा। जिस पर एक दूसरी कंपनी का बॉस सार्जेंट शिन कहता है, फर्ज करो कि अगर ये आदमी तुम्हारी कंपनी का हुआ तो तुम क्या करोगे। मिनक्यू बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना गला खुद काट लूंगा। ये कहकर वो अपनी बहन शामिन के साथ निकल जाता है, जहाँ कार में घर जाते वक्त वो अपनी बहन को कहता है कि शायद बॉक्सून अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू नहीं कर पाएगी। जिस पर उसकी बहन कहती है कि वो वैसे भी अब बूढ़ी हो गई है, तुम चिंता मत करो, कंपनी में उसकी जगह लेने वाले बहुत हैं। अगली सुबह मिनक्यू खुद एक प्रोग्राम को करने के लिए रशिया जा रहा होता है। वो एयरपोर्ट पर पहुंचकर बॉक्सून को फोन करता है और उसे बताता है कि तुम्हारा प्रोग्राम आज रात में ही है, जिसमें तुम्हारी मदद हमारी नई ट्रेनी योंगजी करेगी, उसे भी तुमसे कुछ सीखने को मिल जाएगा। जिस पर बॉक्सून कहती है कि मुझसे अपनी एक बच्ची तो संभाली नहीं जा रही, ऊपर से तुम एक और को भेज रहे हो। बॉक्सून रात में अपने मिशन के लिए निकल जाती है, जहाँ योंगजी उसकी मदद करती है। योंगजी पहले से ही सारी तैयारी कर आई थी। वो अपने साथ में एक सुसाइड नोट भी लाती है, जिससे सबको ये लगे कि उस लड़के ने अपनी जान खुद ली है। योंगजी और बॉक्सून लड़के के कमरे में बेहोशी की गैस छोड़कर उसे बेहोश कर देते हैं। योंगजी बॉक्सून से कहती है कि ये एक बच्चा है, जिस पर बॉक्सून उसे कहती है कि ये कोई बच्चा नहीं है। बॉक्सून उस लड़के की डेस्क पर वो सुसाइड नोट रखकर योंगजी से उसके हाथ की नस को काटने के लिए कहती है, लेकिन वो देखती है कि योंगजी ने ब्लेड को गलत तरीके से पकड़ रखा है, इसीलिए वो खुद ही उसकी नस को काटने लगती है। जिस पर वो योंगजी से कहती है कि कभी भी कोई सुसाइड करने वाला अपने हाथ को एकदम से नहीं काटता, वो डरते हुए धीरे धीरे से अपनी नस काटता है। बॉक्सून उस लड़के को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसका चेहरा देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही अमीर लड़का है जिसके डैड ने घूस देकर उसका एडमिशन गलत तरीके से एक स्कूल में करवाया था। वो फौरन उसके सुसाइड नोट को जाकर खोलती है, जिसे पढ़कर वो समझ जाती है कि इसका बाप ही इसको मरवा रहा है। उधर हमें बॉस मिनक्यू को दिखाया जाता है, जो रशिया में एक मिशन पर आया है। तभी उसके पास बॉक्सून का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि वो ये प्रोग्राम नहीं कर पाएगी, उसने गलती से बेहोश करने वाली गैस कम छोड़ दी, जिसकी वजह से वो लड़का जाग गया। लेकिन मिनक्यू को बॉक्सून की इस बात पर यकीन नहीं होता है। वो बॉक्सून से कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि किल बॉक्सून से एक बच्चे को नहीं मारा गया, क्योंकि वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है। जिसके साथ वो उसे कहता है कि बॉक्सून, अगर तुमने जानबूझकर ये प्रोग्राम नहीं किया
तो तुमने एमके कंपनी का रूल तोड़ा है, जिसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। जिस पर बॉक्सून उसे कहती है, अच्छा तो क्या अब तुम मुझे भी जान से मारोगे? तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसे मारने के लिए मिनक्यू रशिया आया था। वो बॉक्सून को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रहने के लिए कहता है और खुद उस आदमी को जान से मारने लगता है, लेकिन उसे बचाने के लिए उसके साथी वहाँ आ जाते हैं। पर मिनक्यू एक एक करके सबको जान से मार देता है। अब मिनक्यू अपना मिशन पूरा करने के बाद बॉक्सून से फोन पर बात करने लगता है, जिस पर बॉक्सून उसे कहती है कि अगर तुम मेरे इस प्रोग्राम को भुला दो और मुझसे वादा करो कि इस प्रोग्राम को कोई और नहीं करेगा, तो मैं फिर से एमके कंपनी में अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लूंगी। जिस पर मिनक्यू योंगजी से बात करता है और उससे पूछता है कि सच बताओ कि क्या बॉक्सून से सच में प्रोग्राम नहीं हो पाया? उसने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। योंगजी उससे झूठ बोल देती है कि बॉक्सून मैम सच बोल रही हैं। उनसे गलती से गैस कम रिलीज हो गई, जिसकी वजह से वो लड़का जाग गया। ये बात सुनने के बाद मिनक्यू बॉक्सून की इस बात को मान जाता है और उससे अगले दिन कंपनी आकर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने को कहता है। वहीं शामिन को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि बॉक्सून से प्रोग्राम में गलती हो गई। उसे लगता है कि उसने जानबूझकर ये प्रोग्राम नहीं किया। वो अपने भाई यानी बॉस मिनक्यू को कॉल करके कहती है कि बॉक्सून के अलावा अब ये प्रोग्राम और किससे करवाया जाए, लेकिन मिनक्यू उसे मना कर देता है कि नहीं, अब इस प्रोग्राम को कोई और नहीं करेगा। शामिन समझ जाती है कि ये सब बॉक्सून ने ही किया है। वहीं प्लेन में बॉस मिनक्यू अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। जब वो बॉक्सून से पहली बार मिला था, वो बॉक्सून के डैड को मारने उसके घर आया था और तभी गलती से बॉक्सून वहाँ पर आ गई थी। मिनक्यू ने उसके ऊपर बंदूक तान दी, लेकिन बॉक्सून उसे और बंदूक को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी। जिस पर मिनक्यू उससे कहता है कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मिनक्यू बॉक्सून से कहता है कि अब मुझे तुम्हें भी मारना होगा, क्योंकि मैं इस हादसे की इकलौती गवाह को जिंदा नहीं छोड़ सकता। ये सुनते ही बॉक्सून अपने डैड को खुद ही मार देती है और मिनक्यू से कहती है कि अब तो इस हादसे के तुम इकलौते गवाह हो, तो क्या तुम अब अपने आप को ही मार दोगे? बॉक्सून का ये अंदाज मिनक्यू को बहुत पसंद आता है और उसे तभी से उससे प्यार हो जाता है। उधर शामिन बॉक्सून की वजह से बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसने एक रैंक प्रोग्राम को जानबूझकर नहीं किया। पर तभी उसे पता चलता है कि जो मार्केट में बिना कंपनी के प्रोग्राम करके लोगों को मार रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि बॉक्सून का दोस्त हान है। ये जानते ही मैडम शामिन हान से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। वहीं बॉक्सून की बेटी जेयोंग उसे सब बताने लगती है। वो कहती है कि वो उस लड़के को जान से नहीं मारना चाहती थी, उसने तो बस उसे कैंची से इसलिए मारा क्योंकि उसने उसकी और सोरा की कुछ तस्वीरें खींच ली थी, जिन्हें दिखाकर वो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। वो जेयोंग के साथ 1 महीने के लिए रिलेशन में रहना चाहता था, लेकिन जेयोंग उसे मना कर देती है और कहती है कि फोटो को डिलीट कर दो वरना तुम मारे जाओगे। दरअसल जेयोंग और सोरा दोनों रिलेशनशिप में थे और इन सब चीजों को देखकर सोरा डर रही होती है, जिसको डरता हुआ देख जेयोंग को इतना गुस्सा आता है कि वो उस लड़के की गर्दन में कैंची घुसा देती है। जेयोंग बॉक्सून को उसकी और सोरा की फोटोज दिखाती है, जिनको देखकर बॉक्सून उससे पूछती है कि ये क्या है, जिस पर जेयोंग उससे कहती है कि उसे लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में दिलचस्पी है। वो सोरा से प्यार करती है। तभी बॉक्सून के घर पर योंगजी आ जाती है, लेकिन बॉक्सून योंगजी के गले पर चाकू रखकर बोलती है कि तुम्हें मरना है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की? जिस पर योंगजी उसे बताती है कि उसके प्रोग्राम को झूठ बोलकर कैंसिल करवाने की वजह से मैडम शामिन ने उसे कंपनी से निकाल दिया। ये सुनते ही जेयोंग की बात को बीच में अधूरा छोड़कर बॉक्सून योंगजी के साथ खाना खाने चली जाती है, जहाँ खाना खाते खाते योंगजी उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। इसी वजह से उसे अपने सारे फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बॉक्सून के दूसरी कंपनीज के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी बॉक्सून को पता चलता है कि शामिन ने हान को वो ए रैंक वाला प्रोग्राम करवा दिया, जो उसने जानबूझकर नहीं किया था। जिस पर वो हान से कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी लेवल ए का प्रोग्राम कैसे मिल गया? जिस पर हान कहता है क्योंकि मैं काबिल हूँ। पर बॉक्सून उससे कहती है कि मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तुम काबिल नहीं हो। ये सुनकर हान को बुरा लगता है और तभी हान के पास मैडम शामिन का फोन आता है, लेकिन वो फोन बॉक्सून उठा लेती है और शामिन से कहती है कि तुम जानती हो ना, तुमने वो प्रोग्राम करवा के कितनी बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? जिस पर शामिन हान से फोन को स्पीकर पर रखने के लिए कहती है और बोलती है कि वो वहाँ मौजूद सभी को एमके कंपनी में रख लेगी, पर उन्हें पहले किल बॉक्सून को मारना होगा। ये सुनते ही बॉक्सून के सारे दोस्त उस पर टूट पड़ते हैं। शॉप का ओनर एक हंटर से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, लेकिन बॉक्सून उससे अपने आप को छुड़ाकर उसके हाथ में एक चाकू को घुसा देती है। बॉक्सून उन सब से फाइट करते हुए हंस रही होती है, लेकिन तभी शॉप का ओनर उस पर चाकू फेंक कर मारता है, लेकिन गलती से वो चाकू उसे ही लग जाता है। योंगजी उन सबको मारने में बॉक्सून की हेल्प करती है। वैसे उन सबको भी कहीं ना कहीं पता होता है कि वो उसे नहीं मार पाएंगे, लेकिन फिर भी एमके में काम करने के लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे।
बॉक्सून ज्यादा देरी ना करते हुए योंगजी के साथ उन सभी को बड़ी बुरी तरह से मार देती है और उनकी बॉडीज को उठाने के लिए क्लीनिंग कंपनी को बुलाती है। वो योंगजी से पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों की, जिस पर योंगजी उसे कहती है कि मुझे आपसे लड़के मरना नहीं था। अब बॉक्सून को ये समझ आ गया था कि उसने दूसरी कंपनीज के आदमियों को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से अब सभी कंपनीज उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगी। तभी बॉक्सून के पास उसकी बेटी का कॉल आता है। वो फोन पर रो रही होती है। बॉक्सून अपनी बेटी से बात करते हुए अपनी गाड़ी की ओर जा रही होती है कि तभी उसका बॉस मिनक्यू उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि इस बार तो तुमने हद पार कर दी, तुमने दूसरी कंपनीज के आदमियों को जान से मार दिया, अब वो सभी तुम्हें मारने आएंगे, जिसमें एमके कंपनी भी बदनाम होगी। तभी वहाँ योंगजी आकर मिनक्यू से कहती है कि इसमें बॉक्सून मैम की कोई गलती नहीं है, उन सभी को तो मैडम शामिन ने बॉक्सून मैम को मारने के लिए कहा था, ये तो बस अपनी जान बचा रही थी। बॉक्सून मिनक्यू से कहती है कि तुम्हारी बहन से कहना कि अब उसके पास ज्यादा दिन नहीं है, जिस पर मिनक्यू भी उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो मैं खुद ही तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके साथ वो ये भी कहता है कि अगर तुम मेरी बहन को कुछ ना करो और कल सुबह एमके में अपना कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू करवा लो तो मैं तुम्हारी बाकी सब कंपनी से बचने में मदद करूंगा। बॉक्सून समझ जाती है कि अगर वो जख्मी हालत में उससे लड़ेगी तो मारी जाएगी, इसलिए वो उसके इस ऑफर को हाँ कर देती है और घर जाते हुए बॉस से कहती है कि योंगजी एक काबिल किलर है, तुम्हें वापस से इसे अपनी कंपनी में रख लेना चाहिए। बॉक्सून घर जाकर देखती है, उसे अपनी बेटी रोते हुए दिखाई देती है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर जेयोंग बॉक्सून को बताती है कि सोरा ने उससे ब्रेकअप कर लिया, उसके लिए ये सब एक खेल था। बॉक्सून अपनी बेटी से बात करते हुए इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद जेयोंग उससे उसके काम के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ आप किसी इवेंट प्लानिंग कंपनी में काम नहीं करती, क्योंकि मैंने आपके बैग में एक बंदूक देखी थी, आप सरकारी जासूस हो ना। मैंने ये सब इंटरनेट पर सर्च किया है, आप पक्का सरकारी जासूस हो। बॉक्सून उसे हाँ बोल देती है, लेकिन वो सच में आज बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे तो लगा था कि शायद आज जेयोंग को उसके बारे में सब कुछ पता चल ही गया। उधर दूसरी ओर सभी कंपनीज के बॉस एक मीटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें वो एमके के बॉस मिनक्यू से पूछते हैं कि बॉक्सून ने उनके आदमियों को क्यों मारा, जिस पर मिनक्यू सबसे झूठ बोलता है कि मार्केट में जो बिना कंपनी वाले लोग प्रोग्राम कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि हान के लोग थे, और जैसे ही मुझे ये पता चला तो मैंने बॉक्सून को उसे मारने के लिए भेज दिया। लेकिन दूसरी कंपनीज के उसके दोस्त उसे बचाने लगे और इसी वजह से बॉक्सून को उन्हें भी मारना पड़ा। जिस पर सार्जेंट शिन कहता है कि हमने सुना था कि उस टाइम बॉक्सून के साथ एक लड़की योंगजी भी थी, और ये जो बात तुम अपने मुंह से बोल रहे हो यही बात हम उन दोनों के मुंह से सुनना चाहते हैं। पर योंगजी को तो मिनक्यू ने उसी रात जान से मार दिया था। तभी सार्जेंट शिन मिनक्यू से कहता है कि इसमें तो तुम्हारी कंपनी के आदमियों की गलती है, तो तुमने तो कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो तुम खुद अपना गला काट लोगे, लो उठाओ चाकू और काट दो गला। लेकिन गुस्से में मिनक्यू उस चाकू से सार्जेंट शिन को ही मार डालता है, जिसे देखकर बाकी सभी कंपनीज वाले डरकर भाग जाते हैं। उधर बॉक्सून एमके कंपनी में अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू करवाने आती है, जहाँ शामिन उसे देखकर कहती है कि अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था, जिस पर बॉक्सून उससे कहती है कि अगर ये इतना आसान होता तो ना जाने में कब की मर जाती। जिसके बाद मैडम शामिन उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और उसे बताती है कि उन्होंने उसे बचाने के लिए योंगजी को मार दिया। जिसे सुनते ही बॉक्सून का खून खौल जाता है और वो वहाँ रखे एक पेन से शामिन को मार देती है। वो कंपनी के एक वर्कर से उस खून से सने पेन को बॉस मिनक्यू को देने को कहती है, जिसका मतलब ये है कि अब उनके बीच एक लड़ाई होगी जिसमें किसी न किसी को तो मरना ही होगा। अब जैसे ही मिनक्यू को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो बॉक्सून के घर पर फोन लगाता है, लेकिन बॉक्सून के घर पर ना होने की वजह से फोन उसकी बेटी उठाती है। मिनक्यू उससे कहता है कि अपनी मॉम से कह देना कि मुझे उनका मैसेज मिल गया है और उसे आज रात को कंपनी आना है। बॉक्सून घर जाकर अपनी बेटी जेयोंग के साथ खाना खाने लगती है। अब उसके और उसकी बेटी के बीच की वो दीवार टूटने लगी थी। उसकी बेटी उसे बताती है कि वो अपने स्कूल में जाकर सब कुछ सच बता देगी, जिसकी वजह से शायद वो उसे ना निकाले। जिसके बाद बॉक्सून अपनी तलवार लेकर एमके कंपनी में जाने के लिए निकल जाती है, जहां मिनक्यू भी उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बॉक्सून जैसे ही अपने घर से कार लेकर निकलती है, वैसे ही एक किलर उसके घर की ओर जाने लगता है। बॉक्सून कंपनी में पहुंचकर लिफ्ट से मिनक्यू के पास जाने लगती है। मिनक्यू बॉक्सून को देखकर गोली चलाता है, लेकिन बॉक्सून उन गोलियों से बिल्कुल भी नहीं डरती। वो उसके सामने जाकर बैठ जाती है। तभी मिनक्यू उससे कहता है कि मैं इस काम में इतना अंदर तक घुस चुका हूँ और इसी की वजह से मैंने अपनी बहन की मौत पर एक भी आंसू नहीं बहाया। पर बॉक्सून उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने दिमाग में ही उसे मारने के न जाने कितने सारे तरीके आजमा लेती है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती है। जिस पर मिनक्यू उससे बोलता है कि मुझे मारने के चाहे कितने भी तरीके आजमा लो, पर तुम कभी भी मेरी कमजोरी का पता नहीं लगा पाओगी। जिस पर बॉक्सून कहती है कि नहीं,
ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारी कमजोरी ढूंढ ली है। जिस पर मिनक्यू उससे कहता है कि अच्छा तो बताओ वो क्या है। जिस पर बॉक्सून कहती है कि तुम्हारी कमजोरी मैं हूँ। ये सुनते ही मिनक्यू को बॉक्सून के साथ अपनी पहली मुलाकात के सीन दिखाई देने लगते हैं और इन सब की वजह से उसका ध्यान फाइट पर से हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर बॉक्सून उसे जान से मार देती है। लेकिन मरते हुए मिनक्यू उससे कहता है कि तुम जीत के भी हार गई, क्योंकि मैंने लड़ाई से पहले तुम्हारे घर एक टैबलेट भेज दिया था जिसमें तुम्हारी बेटी ये सब देख रही होगी कि तुमने मुझे कैसे मारा। ये बात जानने के बाद बॉक्सून थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जिस राज को आज तक उसने अपनी बेटी से छुपाया था आज वो उसकी बेटी के सामने आ गया है। बॉक्सून जल्दी से अपने घर आकर देखती है तो उसे उसकी बेटी जेयुंग सोती हुई मिलती है, पर तभी जेयुंग जाग जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ नहीं देखा, जो जानने के बाद बॉक्सून की जान में जान आती है। लेकिन वापस सोने जाते वक्त जेयुंग अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप बहुत कूल हो, यानी उसे उसके बारे में सब पता चल चुका था, जिससे उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद अगली सुबह जेयुंग अपने स्कूल सोरा को आखिरी बार गुड बाय बोलने जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि किल बॉक्सून की कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।